हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एडुजीवा। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फेडरलिज्म इन दिस। और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इन दोनों के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। हमारा देश भारत इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है? इसको हम लोग फेडरल कंट्री कैसे कह सकते हैं? ये जानने से पहले हम लोग देख के चलते हैं कि जैसे बेल्जियम था हमारा देश या श्रीलंका है, वो तो छोटे छोटे देश है ना, लेकिन वहां भी डाइवर्सिटी है, लेकिन वहां भी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करना पड़ा। हमारा देश तो बहुत बड़ा देश है, यहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, यहाँ अलग बहुत सारे रीजन में बटे हुए हैं, वहाँ अलग अलग बहुत सारे भाषा बोले जाते हैं। इसका मतलब अब इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री। हमारा वास्ट कंट्री है तो हमारा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट भी उतना अच्छा होना चाहिए ताकि सबको एकोमोडेट कर किया जा सके, सारे रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट किया जा सके। तो लेट अस सी कि हमारे देश भारत में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे किया जाता है कि अभी तक सभी लोग अच्छे से रहते हैं। अभी तक देश में कोई और पार्टीशन नहीं हुआ। 1947 के बाद देश में और कोई पार्टीशन नहीं हुआ है, सब अच्छे से रह रहे हैं। तो देखिए ये जानने से पहले हमें पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जानने से पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में कब की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा? जब हमारा देश आजाद हो रहा था या जब आजाद हो गया था। तो हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारा देश क्या हुआ था? पार्टीशन हुआ था, बहुत ही ब्लडी पार्टीशन, बहुत गंदा पार्टीशन हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए उस पार्टीशन में। और पार्टीशन कैसे हुआ था? बेसिकली लेट अस सी कैसा हुआ था। हमारा जो इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस जब हुआ था हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उससे पहले 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। हमारा जो अंग्रेजों का यहाँ शासन था तो उनके 17 स्टेट प्रोविंस कहा जाता था, उसमें 17 प्रांत हुआ करते थे ब्रिटिश के अंदर में, जहां वो राज करते थे। और अराउंड 550 प्रिंसली स्टेट से, यानी राजशाही यहाँ पे चलते थे। प्रिंसली स्टेट हुआ करते, छोटे छोटे राजे रजवाड़े में हमारे देश बटे हुए थे। तो बेसिकली क्या हुआ? हमारे 17 ब्रिटिश प्रोविंस हो गए जो ब्रिटिश के अंदर था, और जो 550 राजे रजवाड़े थे। फिर क्या हुआ? पार्टीशन के समय क्या हुआ? इन 70 ब्रिटिश प्रोविंसेस में से इंडिया में 11 प्रोविंस आ गए, 11 प्रोविंस इंडिया में आ गए। 3 प्रोविंस हमारा पाकिस्तान में चला गया, बच गया 3 और प्रोविंस। उन 3 प्रोविंस का हमारा पार्टीशन हो गया। तो कौन कौन से वो प्रोविंस? आसाम, बंगाल और पंजाब, इन तीनों का पार्टीशन हो गया। तो बेसिकली क्या हो गया? हमारे पहले 17 थे, तो उसमें से 11 हमारे इंडिया में आ गए, पाकिस्तान में 3 आ गए और 3 का पार्टीशन हो गया। और हमारे बच गए ये 550 राजे रजवाड़े। तो उनमें को भी जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया गया था, उनमें इनको चॉइस दिया गया था, आइदर यू कैन कम विथ इंडिया और यू कैन गो विथ पाकिस्तान और यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। कहा गया कि आप चाहे इंडिया के साथ आ जाओ या पाकिस्तान के साथ आ जाओ, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो उसमें बहुत सारों ने इंडिया को ज्वाइन किया, कुछ ने पाकिस्तान को भी ज्वाइन किया और कुछ ने इंडिपेंडेंट रहना भी चाहा, जैसे हमारा कश्मीर था और फिर जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। जब इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे तो बाद में और प्रोसेस के द्वारा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और भी नेताओं ने इनको यूनिफाई किया, इंडिया के अंदर मिलाया। हमें उसके ज्यादा डिटेल में हिस्ट्री में अभी जाना नहीं है, हमें बेसिकली ये जानना है कि हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम में कैसा था। तो अब ये जो स्टेट बन गए, हमारे पास इतने प्रोविंस बच गए, 11 प्रोविंस बच गए और सारे राजे रजवाड़े बच गए। तो इन सबको हमारे देश में इस तरह वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, हमारे संविधान निर्माता थे, हमारे जो फोर फादर्स थे, द ग्रेट ग्रेट फोर फादर्स, उन्होंने क्या किया? उनको ऐसा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अब बनाना था कि देश में और कोई पार्टीशन न हो। ये बहुत गंदा पार्टीशन पहले ही हो चुका था। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन पहले ही हो चुका था। तो ऐसा कोई पावर शेयरिंग अरेंजमेंट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमारा कोई पार्टीशन ना हो इस तरह का। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने संविधान में हमारा सबसे पहला आर्टिकल जो है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला ही आर्टिकल है दैट सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा जो इंडिया है यानी भारत, वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यहाँ हमारे संविधान निर्माताओं ने कहीं भी शब्द फेडरेशन का यूज नहीं किया, कहीं भी शब्द फेडरेशन का यूज नहीं किया, जैसा कि यूएसए में किया जाता है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में किया जाता है। दे यूज द टर्म
यूनियन ऑफ स्टेट, यानी सारे राज्यों का संघ होगा। तो लेकिन उन्होंने वर्ड फेडरेशन क्यों नहीं यूज किया होगा? फेडरेशन भले ही ना यूज किया हो उन्होंने, लेकिन हमने फेडरेशन के जितने, फेडरलिज्म के जितने फीचर पढ़े थे, हमने 7 फीचर पढ़े थे, वो सारे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लागू होते हैं। सारे के सारे प्रोविजन फेडरलिज्म के हमारे देश के संविधान में लागू होते हैं। तो अब ये पहले हमें जानना पड़ेगा कि उसको यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया और फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया। Why did not they use the word federation? Because India is a indestructible union of destructible units. फिर से मैं बता रहा हूं, India is a indestructible union of destructible units. इसका मतलब क्या हुआ? States can be destroyed, created, merged, separated by the country, but they can't claim sovereignty and get separated from rest of union. इसका मतलब क्या हुआ? हमारे देश के जितने भी राज्य हैं उनको हम लोग, हमारा देश जो है वो क्या कर सकता है, उसको किसी राज्य को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नया स्टेट बना सकता है, 2 राज्यों को 3 राज्यों को एक में मिला सकता है, एक राज्य को डिवाइड करके अलग अलग राज्य बनाया जा सकता है। लेकिन कोई भी राज्य, लेकिन हमारे अंदर के कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट अपना सॉवरेनिटी यानी संप्रभुत्व क्लेम नहीं कर सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। उन्हें हमारा यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ही रहना पड़ेगा। बेसिकली क्या हो गया, हमारा जो देश है वो क्या कर सकता है, हमारे अंदर जितने भी स्टेट्स हैं, कोई नया स्टेट फॉर्म कर सकता है, या कोई स्टेट में से कोई 2 स्टेट को मर्ज कर सकता है, या फिर कोई एक स्टेट को डिवाइड कर सकता है। लेकिन कोई भी उसका स्टेट अलग से अपना संप्रभुत्व या सॉवरेनिटी या फिर इंडिपेंडेंस क्लेम नहीं कर सकता है। इसीलिए हमने यूज किया टर्म यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ स्टेट्स मींस इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल यूनिट, यानी यूनिट को हम लोग डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरा यूनियन को जो हमारा इनडिस्ट्रक्टिबल है, पूरा यूनियन को हम लोग तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या देखेंगे, वी विल सी व्हाई इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। हमारा इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है? फेडरल कंट्री होने के लिए क्या होगा, हमारे फेडरलिज्म के जितने 7 की फीचर्स थे वो हमारे भारतीय संविधान पे लागू होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। तो लेट अस सी हाउ दोज 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म अप्लाई टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट अस सी, नाउ लेट अस सी कि फेडरलिज्म के सारे फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अप्लाई होते हैं। तो हम लोग अपने इंडिया को कैसे एक फेडरल कंट्री की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इंडिया को कैसे हम लोग एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला फीचर क्या था कि इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लेवल और टायर, मतलब गवर्नमेंट जो है वो 2 या 2 से ज्यादा लेवल में होना चाहिए। तो लेट अस सी कि कैसे हमारा इंडिया में 2 या 2 से ज्यादा लेवल है। तो सबसे पहला क्या हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमारा संविधान ने ओरिजिनली 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट की व्याख्या की थी, 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया था। क्या क्या था? पहला लेवल या पहला टायर इज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारा केंद्र की सरकार होती है वो हो गया सेंट्रल, और यूनियन गवर्नमेंट इसका काम क्या होता है, दे रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ इंडिया। ये हमारा यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे लेवल क्या होता है हमारा, स्टेट गवर्नमेंट या फिर हमारा राज्य सरकार। सारे राज्यों की भी अलग अलग अपनी एक लेजिस्लेचर है, उनकी भी एक सरकार है। तो बेसिकली हमने क्या किया, 2 लेवल में बांट दिया, एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल। तो फेडरलिज्म का पहला फीचर हमने ले लिया, तो पहला फीचर हमारा हो गया। लेट्स सी सेकंड फीचर में जाने से पहले हम लोग एक चीज और देखते हैं कि बाद में क्या हुआ। 2 लेवल तो था ही हमारा, सेंट्रल और स्टेट। बाद में क्या हुआ हमारा 1992 में हमारे संविधान का 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया, यानी 73rd और 74th संशोधन किया गया संविधान का। और उसमें क्या प्रोविजन दे दिया गया, इट गेव द प्रोविजन फॉर लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन दिया, जिसमें कि हम जो हमारा क्या हो गया, 3rd टायर ऑफ फेडरलिज्म। ये फेडरलिज्म का हमारा 3rd लेवल हो गया। और इसमें कौन कौन आते हैं, हमारे पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी। तो हमारे बेसिकली कितने टायर हो गए, लेवल हो गए, 3 टायर हो गए। ओरिजिनली तो 2 थे हमारे, सेंट्रल और स्टेट। बाद में 1992 में 73rd और 74th अमेंडमेंट करके हमारा
थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट को जोड़ा गया, जिसे हम लोग पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटी भी कहते हैं। देखिए सेकेंड फीचर क्या था हमारा कि सारे जितने भी लेवल होंगे उनका अपना अपना एक जुरिस्डिक्शन होगा। जुरिस्डिक्शन मैंने बताया था अधिकार क्षेत्र, जिसमें कि वो कानून बना सकते हैं, उनका अपना एक पावर मिला हुआ है। तो ये भी हमारे में होता है, सबको अपना अपना अलग एक जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है। सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तीनों को अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र या फिर जुरिस्डिक्शन दिया गया है। वो कैसे दिया गया है, लेट अस सी। देखिए थर्ड क्या था हमारा कि जितने भी लेवल हैं सबके जुरिस्डिक्शन को हमारे संविधान में क्लियरली मेंशन होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए। तो देखते हैं कैसे हमारे संविधान ने इन सारे तीनों लेवल के जुरिस्डिक्शन को यानी अधिकार क्षेत्र को कैसे मेंशन किया गया है। हमारे संविधान ने तीन लिस्ट दिए हैं, थ्री लिस्ट। दे आर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये तीन लिस्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इन तीनों ही लिस्ट में उसके जो भी हमारे स्टेट के क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या जुरिस्डिक्शन होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या जुरिस्डिक्शन होगा, वो इन लिस्ट से हमें पता चलता है। और ये तीनों जो लिस्ट हैं दे आर रिटेन इन 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो 7वीं अनुसूची है यानी 7th शेड्यूल, उसमें इसका वर्णन है, इसका डिस्क्रिप्शन है। लेट अस सी व्हाट इज यूनियन लिस्ट, व्हाट इज स्टेट लिस्ट एंड व्हाट इज कंकरेंट लिस्ट। लेट अस सी। नाउ लेट्स सी कि हमारे तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन को कैसे क्लियरली संविधान में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। मैंने बता दिया कि ये हमारे शेड्यूल 7 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 7th शेड्यूल में मेंशन है। देयर आर 3 लिस्ट मेंशन, वन इज यूनियन लिस्ट, वन इज स्टेट लिस्ट एंड वन इज कंकरेंट लिस्ट। तीनों को एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या होते हैं तीनों। सबसे पहला आता है हमारा यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन से होंगे, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए जो इंपॉर्टेंस के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनमें यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। और यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे बस केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। उनमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो उन सब्जेक्ट्स पे, यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट है उन पे कानून बनाने का अधिकार बस यूनियन गवर्नमेंट को है, केंद्र सरकार को है। उस पे राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं हमारे, उससे पहले ओनली यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट। इसमें कौन कौन आ जाते हैं, डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, रेलवे, करेंसी। डिफेंस ऑफ द कंट्री, देश का रक्षा विभाग किसके पास होता है, रक्षा पे जो भी देश के डिफेंस पे कोई भी कानून बनाना है, कोई भी लॉ बनाना है तो वो बस यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। क्यों, क्योंकि हमारा डिफेंस ऑफ द कंट्री पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस का है, पूरा कॉमन नेशनल इंपॉर्टेंस है, पूरे देश के लिए जरूरी है, पूरे देश का ये के लिए वो इंपॉर्टेंट है। कोई एक राज्य के लिए अलग अलग हम लोग डिफेंस को सेपरेट करके नहीं देख सकते। दूसरा हमारा फॉरेन अफेयर हो गया, रेलवे हो गया। रेलवे भी पूरे देश में सब जगह जाती है तो उस पर भी कानून हमारा यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकता है। करेंसी, जो आपका रुपया चलता है इंडिया में, उस पर भी कानून बस हमारा यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है। तो हमारा वो यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। इस पे बस हमारे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट इसमें कानून नहीं बना सकते। दूसरा लिस्ट आता है हमारा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या होते हैं, विच इंक्लूड द सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस। जो लोकल इंपॉर्टेंस के वहां उस राज्य, जिस राज्य, जैसे हमारा बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या कोई भी स्टेट है, उनके लोकल इंपॉर्टेंस में जो जो चीजें जरूरी हो सकती है उन सब्जेक्ट्स को हमारे स्टेट लिस्ट में रखा गया है। और इन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होंगे उन पे बस हमारे स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार बस कानून बना सकती है। उसके लिए हमारे यूनियन गवर्नमेंट कानून उस पे नहीं बना सकेंगे। यानी स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे बस स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, यूनियन गवर्नमेंट उस पे कानून नहीं बना सकती है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हमारा पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, खेती है यानी एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है। इन सब चीजों पे बस हमारा स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकते हैं। इसमें और भी लिस्ट है, तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, और भी इनमें बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं जो आपको, आप अगर संविधान खोलोगे उसमें आप शेड्यूल 7 में जाओगे, 7वीं अनुसूची में जाओगे तो आपको सारे लिस्ट, तीनों लिस्ट मिल जाएंगे। तो आपको स्टेट लिस्ट भी समझ में आ गया। नो द थर्ड लिस्ट इज कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है यानी कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट दोनों के इंपॉर्टेंस के लिए
जो जो सब्जेक्ट होते हैं उसको हमने कंकरेंट लिस्ट में रखा है। तो इसमें क्या होता है कंकरेंट लिस्ट में, हमारे केंद्र यानी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उस पर कानून बना सकते हैं। यानी कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए गए, जैसे हमारा एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, इन सब पे हमारे केंद्र सरकार भी कानून बना सकते हैं और राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कभी अगर दोनों कानून के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी कोई एक पॉलिसी उठाया, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया और उसी पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया, और दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई झंझट होती है, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून होगा वही लागू होगा। हम लोग कह सकते हैं इफ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर देन द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। यानी कानून तो दोनों बना सकते हैं इनके लिस्ट में, यानी कंकरेंट लिस्ट के कोई भी सब्जेक्ट पे कानून हमारे यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। लेकिन इन केस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है कानून में, तो क्या होगा, जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कानून होगा वो लागू होगा। आई होप कि आपको कंकरेंट लिस्ट भी समझ में आ गया होगा। इसमें हमारे एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब कुछ लिस्ट तो ऐसे भी होंगे ना, मान के जिस समय संविधान बन रहा होगा, जैसे सपोज कि कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, उस टाइम में जिस समय में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसमें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाली कोई बात नहीं थी, उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का सॉफ्टवेयर का कोई इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। तो वो सारी लिस्ट जो है उनके लिए कानून बनाने के लिए भी तो कोई ना कोई जगह छोड़ना चाहिए ना। अगर फ्यूचर में कोई चीजें आती है तो उस पर भी कानून बनाने के लिए कोई ना कोई लिस्ट होना चाहिए ना। दैट इज कॉल्ड रेसिडुअरी सब्जेक्ट। रेसिडुअरी सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट और सब्जेक्ट विच केम अप आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। यानी वो सारी चीजें जो या इन तीनों लिस्ट में नहीं है, इन तीनों लिस्ट के अलावा अगर कोई भी अलग मैटर आ जाता है, कोई भी अलग सब्जेक्ट आ जाता है, या फिर फ्यूचर में ऐसे कोई सब्जेक्ट आ जाते हैं जो इन तीनों लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए गए हैं, तो उन सब को हम लोग रेसिडुअरी सब्जेक्ट कहते हैं। और रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का हक, कानून बनाने का पावर बस हमारा यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है। यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट। यानी यूनियन गवर्नमेंट ही हमारा रेसिडुअरी सब्जेक्ट में कानून बना सकते हैं। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे कानून हमारा बस यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकती है, क्योंकि वो हमारा रेसिडुअरी सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो आई होप तो यहाँ से भी आपको ये समझ में आ रहा है कि सबके जुरिस्डिक्शन को, सबके अधिकार क्षेत्र को, स्टेट गवर्नमेंट का क्या जुरिस्डिक्शन है और यूनियन गवर्नमेंट का क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या अधिकार क्षेत्र, उसको क्लियरली संविधान में शेड्यूल 7 में मेंशन कर दिया गया है। तो हमारा फेडरलिज्म का थर्ड पॉइंट भी ये प्रूव करता है, थर्ड पॉइंट भी ये मानता है, ये भी थर्ड पॉइंट भी इसमें अप्लाई होता है। तो फेडरलिज्म के 3 पॉइंट को हमने अप्लाई कर लिया एज पर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स मूव टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है। नाउ लेट अस सी कि हमारा फोर्थ फीचर जो था फेडरलिज्म का, उसको कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल करता है। फोर्थ हमारा फीचर क्या था, दैट पार्लियामेंट अलोन कैन नॉट चेंज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या था हमारा वहां कि बस एक गवर्नमेंट या फिर एक नेशनल गवर्नमेंट जो होगा बस वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल प्रोविजन होगा उसको चेंज ना कर सके। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा व्यवस्था दिया गया है कि जो हमारे फंडामेंटल प्रोविजन हैं उसको बस पार्लियामेंट, हमारा इंडिया का संसद जो है वो चेंज नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में जो पावर का शेयरिंग होगा वो, या फिर हमारा सेवेंथ शेड्यूल क्या होता है, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बात करता है ये, या फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और भी बहुत सारे एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है विच आर फंडामेंटल टू कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के लिए वो फंडामेंटल हैं, जिसे बस पार्लियामेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बस वो चेंज नहीं कर सकती है। उसे चेंज करवाने के लिए पहला तो हमें पार्लियामेंट का दोनों हाउस, कौन कौन हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से पास करवाना पड़ेगा। सिंपल मेजोरिटी नहीं बल्कि स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मतलब बाय एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। एक होता है सिंपल मेजोरिटी और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है पहला चीज कि पूरे हाउस का जितना स्ट्रेंथ है
उससे उसका मेजोरिटी होना चाहिए। मतलब मान के चलिए कि सपोज कि 500 है, उसे 543 होता है, 545 होता है, लेकिन सपोज कि 500, सपोज तो 500 होता है, तो 500 का मेजोरिटी कितना हो गया, 250, यानी कम से कम 251 वोट मिलना चाहिए। अगर 500 की बात कर रहे हैं तो 500 की बात कर रहे हैं तो कम से कम 251 वोट तो मिलना ही चाहिए। और साथ में दूसरा क्या है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान के चलिए 500 में से हमारे 400 लोग ही वोटिंग कर रहे हैं, वहां प्रेजेंट हैं, तो 400 का 2/3 निकाल लीजिए, जितना भी आएगा उतना भी होना चाहिए, यानी दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। उसे कहते हैं हम लोग स्पेशल मेजोरिटी। मतलब पहला क्या हुआ, हमारा जो पूरे हाउस का स्ट्रेंथ है उसका मेजोरिटी होना चाहिए। मान के चलिए हाउस का स्ट्रेंथ 500 है, लोकसभा में सपोज कि 500 मेंबर हैं, तो 500 का मेजोरिटी कितना हो जाएगा, 251, मतलब आधे से एक ज्यादा, तो 251, तो ये एक सिंपल मेजोरिटी हो गया। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, 500 में सपोज 400 लोग ही प्रेजेंट है, तो 400 का 2/3 यानी 400 का 2/3, इतने भी हमें वोट मिलना चाहिए, इतने लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। इसे कहते हैं हम लोग स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्पेशल मेजोरिटी तो होना चाहिए दोनों ही सदन में, यानी दोनों ही हाउस में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। साथ में इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट्स, यानी अगर मान के चलिए 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य कम से कम 14 राज्यों से उसे अप्रूव हो जाना चाहिए, तभी वो कानून पास होगा, जो भी फंडामेंटल टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि हमारा पार्लियामेंट अकेला फंडामेंटल प्रोविजंस को पास नहीं कर सकता है, उसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं। ये जो था हमारा शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये हमारा पार्ट 9 संविधान का जो पार्ट 9 है उसके आर्टिकल 245 से 255 में फॉर इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। चलिए अब देखिए हमारा फिफ्थ क्या था, हमारा फिफ्थ क्या था कि कोर्ट होगा, कोर्ट के पास पावर होगा डिसाइड करने के लिए, क्या डिसाइड करने के, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या करने के लिए, और टू टेल अबाउट द पावर ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट, जो भी अलग अलग गवर्नमेंट हैं उसके बारे में डिसाइड करने के लिए कि किसको कितना पावर संविधान में दिया गया है। तो हमारे भारतीय संविधान में कौन होते हैं, हमारे जुडिशरी, हमारा जुडिशरी जो है उसका काम होता है टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की व्याख्या करने, संविधान में जो भी आर्टिकल है, जो भी नियम है, जो भी कानून है, उन सब की व्याख्या करना, उन सब का सही कथन बताना कि क्या सही है क्या गलत है, वो क्या बोलना चाह रहा है, कौन आर्टिकल क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा है, इन सब का काम किसका है, जुडिशरी का। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है डिवीजन ऑफ पावर को लेके, अगर डिवीजन ऑफ पावर को लेके किसके किसके बीच में डिवीजन ऑफ पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर डिवीजन ऑफ पावर को लेके कोई भी डिस्प्यूट, कोई भी झंझट, कोई भी लड़ाई होती है, तो हमारा जुडिशरी यानी कोर्ट का, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनका ये डिसीजन लेंगे कि किनको कितना पावर मिलना चाहिए। वो भी किसके दायरे में लेंगे, संविधान के दायरे में ही रहकर लेंगे, संविधान को इंटरप्रेट करके वो डिसीजन लेंगे कि किसको कितना पावर मिलना चाहिए। तो हमारा फिफ्थ फीचर जो था फेडरलिज्म का, वो भी हमारे भारतीय कॉन्टेक्स्ट में लागू होता है। अब देखिए सिक्स्थ क्या था कि सबका अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए, ताकि उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सके, उसे फंड्स के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। तो हमारे यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इनके पास अपना अपना खुद का पावर होता है टू रेज रिसोर्सेज, रिसोर्स को रेज करने के लिए और टैक्स लगाने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पावर है और यूनियन गवर्नमेंट को भी कुछ पावर है टैक्स इकट्ठा करने के लिए। टैक्स इकट्ठा क्यों करते हैं, वो टैक्स कलेक्ट क्यों करते हैं, टू कैरी ऑन गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन्ड टू ईच ऑन देम, उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उनको कैरी आउट करने के लिए, उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करने के लिए, देश का कल्याण करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के डेवलपमेंट में, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और बाकी कल्याणकारी योजनाओं में जो भी पैसे खर्च होंगे, जो भी रिसोर्स लगेंगे, वो रिसोर्स वो इकट्ठा कर सकते हैं बाय लिविंग टैक्सेस, टैक्स को लगा करके। तो आई होप कि आपको सारे कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या किया हमने, जितने फेडरलिज्म के जितने भी फीचर्स थे वो सारे हमने देख लिया कि हमारे भारतीय संविधान में लागू होता है, सारे
लागू होते हैं। लेकिन फिर भी हमारे संविधान में कहीं भी वर्ड फेडरेशन का यूज नहीं किया गया, हमारे संविधान में कहीं भी फेडरलिज्म शब्द का यूज नहीं किया गया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो क्या आर्टिकल फर्स्ट में क्या किया गया, यूनियन ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया, लेकिन फेडरलिज्म का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन फिर भी हमारा जो सारे प्रिंसिपल हैं वो फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। सो वी कैन से दैट आवर इंडिया इज आल्सो अ फेडरल कंट्री। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसका नोट्स along with previous year questions and NCERT solutions and many more resources you can download it from our website edujiva.com। तो थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके और आप एग्जाम में टॉप कर सको। तो थैंक यू दोस्तों, बाय, हैप्पी लर्निंग।